वेरी वार्म वेलकम टू दिस शो। मैं हूं कामरान शाहिद। आपको प्रोग्राम की मेन टॉपिक पर जाने से पहले कभी उड़ती उड़ती खबर जो बरतानिया से आई है उसके बारे में आपको बता दूं। बरतानिया में जो हमारे साबिक हाई कमिश्नर थे वाजिद शम्स हसन साहब, उन्होंने पाकिस्तान की हुकूमत से जो है वो 32 लाख पाउंड सिर्फ लिए टेलीफोन की मद में। मतलब 32 लाख पाउंड का बिल है जो पाकिस्तान की आवाम को देना पड़ा है वाजिद शम्स हसन साहब के टेलीफोन की मद के अंदर। और ये अब मामला जो है बेसिकली आई थिंक नैब के हवाले से आगे चलेंगे। करप्शन की जो दास्तानें पीपल्स पार्टी के हवाले से बताई जाती है उसके अंदर एक और, क्योंकि ओबियसली पीपल्स पार्टी के हाई कमिश्नर थे। ये जो बिल पास हुआ है खवातीन को लेकर पंजाब असम्बली के अंदर, ये मामला लिमिटेड नहीं रहा। इस्लामी आज़ादी कौंसिल जो है उसने आज कहा है कि दो कौमी नजरिए और कुरान और सुन्नत की बहुत सी शिकों के मुनाफी है ये बिल। हम जानते हैं कि माजी में भी निज़ाम मुस्तफ़ा तहरीक चली, इससे पहले उसके बाद PNA की मूवमेंट चली, उसमें भी इस्लामी रंग भी नुमाया था। मजहबी तंजीमें और जो मजहबी तहरीकें पाकिस्तान में चली हैं उन हुकूमतों के तख्ते भी उल्टा दिए। इस तराजुर के अंदर जब मजहबी तंजीमें इकट्ठी हो चुकी हैं इस वक्त इस बिल को लेकर, और इसको जोड़े हैं सेकुलरिज्म के साथ कि नवाज शरीफ साहब का प्रो इंडिया एजेंडा है, नवाज शरीफ साहब का प्रो अमेरिका एजेंडा है, और मिस चुनायक की हौसला अफजाई से लेकर इस बिल की मंजूरी तक एक मकतबा फ़िक्र पाकिस्तान के अंदर जिसमें नवाज शरीफ साहब की हलीफ मौलाना फजल रहमान साहब भी शामिल हैं, वो इसको जोड़ रहे हैं टोटली पाकिस्तान के नजरियाती असास के खिलाफ इकदाम से। तो ये आइंदा आने वाले वक्तों में कितना बड़ा चैलेंज है हुकूमत के लिए, इसमें जरूर आज के इस प्रोग्राम में बात करेंगे। नैब की सरगर्मियों में बात होगी। व्यूअर्स, हमारे सलीम बुखारी साहब मौजूद हैं, शाहिद लतीफ़ साहब मौजूद हैं, मजहर अब्बास साहब और इफ्तिखार अहमद साहब हमें ज्वाइन करेंगे। सलीम बुखारी साहब, ये जो तहफ़्फ़ुज़ ख़वातीन का बिल है, रिगार्डलेस ऑफ दैट अच्छा है बुरा है, आपको लगता है तहरीक बनने जा रही है हुकूमत के खिलाफ? सेकुलर एजेंडा है, कोई प्रो वेस्टर्न एजेंडा है, NGOs का एजेंडा है जो नवाज शरीफ साहब टो कर रहे हैं? सलीम बुखारी साहब। कामरान, इसके दो एस्पेक्ट हैं। एक तो ये है कि ये बिला वजह पंगा लेने की जरूरत क्या थी, और दूसरा ये कि जिस तरीके से इसके खिलाफ एक का हो रहा है, क्या ये एक तहरीक में बदलने जा रही है नहीं जा रही है। मेरे ख्याल से आप अलग अलग अगर दोनों सूरत हाल को देख लें, पहली बात तो ये है कि इस मुल्क में कोई भी कानून जिस तरह का भी बना हो, वो अगर इस्लाम की स्पिरिट के खिलाफ है तो उसके ऊपर एहतजाज होगा, दीनी जमातें भी करेंगी, एक आम आदमी भी करेगा। आप देखिए, घरों के अंदर दाखिल होने की कोशिश एक दफा पहले भी हुई थी माजी के अंदर, अगर आपको याद हो तो वो इस्लामी नजरियाती काउंसिल ने उस मूव को तो शन कर दिया था। नेशनल असम्बली में वो बिल पेश करने की कोशिश की, वो करारदाद बन गई, करारदाद भी पास नहीं हुई। अब ये जो पंजाब असम्बली ने जिस हैसल के साथ, जिस तेजी से इस बिल को पास किया है और दूसरे सूबों के लिए एक मिसाल छोड़ दी है कि जनाब हमने तो ये कर लिया, अब आप भी करें, ये हाईली क्वेश्चनेबल है। दूसरी बात यह है कि इसके अंदर ऐसी शिकें यकीनी तौर पर हैं जो मेरे ख्याल से जरूरत से ज्यादा घरों के अंदर दाखिल होने की कोशिश है। इस्लाम जो है वो तो ये कहता है कि जी अगर सजदा खुदा के बाद किसी को जायज होता तो वो शौहर नामदार होते। यहाँ शौहर नामदार को ताजीर के लिए इतनी गुंजाइश दे दी गई कि वो जो चाहे जब चाहे जी वो उसको जलील करके और घर से निकाल दे। दो दिन तक घर से निकालने की ये कौन सा कानून है? ये किस स्पिरिट में बना है? ना इसका कोई सोशल एस्पेक्ट है, ना इसका कोई इस्लामी ताजीरी एक्ट है। ये मतलब है बिला वजह पंगा क्यों लिया है, मुझे तो ये समझ में नहीं आई हुकूमत की। और दूसरी तरफ जो हम देख रहे हैं, मौलाना फजल रहमान साहब ने सबसे ज्यादा बड़ा स्टांस लिया इसके ऊपर, खुल के बोले, उन्होंने तो असेंबली को जनमुरीद तक कह दिया। और दूसरी तरफ जमात इस्लामी भी अब आहिस्ता आहिस्ता बोलना शुरू हो गई है। तो दीनी जमातों का तो इकट्ठ हो रहा है, और अगर अपोजिशन भी उनके साथ मिल जाती है तो कामरान एक बैठे बिठाए खामखा की एक तहरीक अपने खिलाफ शुरू करने की कोशिश जो है वो हुकूमत। बुखारी साहब, मेरा एक सवाल आपसे और भी बुनियादी है सर, ये जो पाकिस्तान का दस्तूर है 1973 का, उसके अंदर ये शिक है कि इस्लामी नजरियाती कौंसिल होगी और वो ये देखेगी कि कौन पार्लियामेंट के पास करदा कौन से कवानीन जो है कुरान और सुन्नत से मुनाफी या मुतसादिम नहीं है। तो अगर आज इस्लामी नजरियाती कौंसिल जो है इस बिल को कह दे कि ये कुरान और सुन्नत के मुनाफी है, तो प्रोसीजर क्या है? दस्तूर के तहत क्या वो शिक जो है वो स्ट्राइक डाउन हो जाएगी, फेडरल कोर्ट में जाएगी, शरीयत के सुप्रीम कोर्ट जाएगी, किस तरह प्रोसेस होगा ये थ्रू कॉन्स्टिट्यूशन?
इसके भी कामरान दो एस्पेक्ट हैं जी। पहली बात तो यह कि 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन में इस नजरियाती काउंसिल की मुद्दत जो है वो 10 साल तय हुई थी कि 10 साल के अंदर अंदर ये तमाम कवानीन को इस्लाम की स्पिरिट जो नहीं कर सके वो, जी बिल्कुल, वो करने में ममदू व मुआवन साबित होगी। बिल्कुल ठीक है। आज इसका स्टेटस कॉन्स्टिट्यूशनल रह जाता है कि नहीं, क्योंकि इसकी मुद्दत तो खत्म हो गई हुई है 10 साल की। उसके बाद कोई अमेंडमेंट नहीं आई है कॉन्स्टिट्यूशन में, एटलीस्ट मुझे नहीं पता है, जिसके तहत ये अभी तक भी एक स्टैट्यूटरी बॉडी का इसका स्टेटस है। और अगर जो मैं कह रहा हूं वो ठीक है तो फिर मेरे ख्याल से उसके कहने या ना कहने से फर्क तो आप इस बिल को रद्द करते हैं, बिल्कुल ठीक है। पहले भी आप देख लीजिए जो कवानी आप इस बिल्कुल ठीक है। इफ्तिखार साहब बहुत वार्म वेलकम आपको इस प्रोग्राम में। थैंक यू। मैं ये डिस्कस कर रहा था कि बेसिकली ये जो बिल पास हुआ खवातीन को लेके, ये कहीं कोई मजहबी तहरीक ना बन जाए, से पहले भी तहरीकें इस मुल्क चलती रही है। यार मजहबी क्या तहरीक बनेगी, सबसे बड़ी तहरीक जो बनी वो पीएनए की थी। हाँ जी। उसके बाद कामरान शायद यहाँ कोई मजहबी तहरीक नहीं बन सकती। अच्छा। नंबर 1 इतनी बड़ी तहरीक थी कि मार्च में शुरू हुई, मार्च अप्रैल मई, ठीक है, 3 महीनों में कभी ऊपर जाए कभी नीचे जाए, और फिर जून में जाके बिल्कुल ही फेड आउट होगी, तो फौरी तौर पे पार्लेस हो गए और फेड आउट हो गए। इतनी बड़ी तहरीक मैंने नहीं देखी कि तमाम मसाजिद के बच्चे सारे सड़कों पर थे पीएनए में, और पीएनए की तहरीक में, ठीक है। और गालिबन हजार बिल्डिंगें जली, बैंक लूटे गए, सैकड़ों लोग, हकीकत में 200-250 लोग मारे गए, बहुत खराबी हुई, ठीक है। और वो शुरू हुई महंगाई से कि 1970 की कीमतें वापस लाएंगे, फिर वो निज़ाम मुस्तफा में चली गई और फिर धांधली पे चली गई, तो कुछ नहीं हुआ। उसका सिर्फ फर्क ये हुआ कि ज़ियाउल हक आया, उसने इस आइन की तबाही करके रख दी, और जहां जहां उसने चाहा उसने आइन को खराब कर दिया। करारदाद मुकासद को जो अल्लाह जाने कैसे बनी, कहां से आई और किस बिना पर पेश की गई अपना पार्लियामेंट के अंदर लियाकत अली खान के दौर में, उसको उठा के उसने आइन का हिस्सा बना दिया, और उसके साथ इस्लामी निजाती काउंसिल वगैरह बना दी और शरीयत अपीलेट कोर्ट बना दी, ठीक है। और आज सारा झगड़ा उसी वजह से हो रहा है कि शरानी साहब ने कह दिया कि ये सब गैर कानूनी है। नहीं, उसने कहा गैर इस्लामी है, 2 कौमी के खिलाफ है, आर्टिकल 6 का इस पे इतलाक होना चाहिए। खुद शरानी साहब एक सियासी आदमी है, सियासत से माल कमाते हैं, औरतों के इतने मुखालिफ हैं, तमाम औरतों की सीटों पे इनके घरवालियां, इनके मतलब रिश्तेदार औरतें बाकायदा रुकन हैं, जाती हैं, पार्लियामेंट में है, सेनेट में है। ये चाहते हैं औरत को अपनी मर्जी से चलाना। इस सोसाइटी में, समाज में, इस दौर में औरत को आप अपनी बांदी नहीं बना सकते, अपनी लौंडी नहीं बना सकते। लेकिन बंदे को भी तो लौंडा नहीं बना सकते। नहीं, लौंडा बनता है, नहीं कानून बना के भाई मेरी बात सुन, ये नहीं हो सकता कि तू जिस औरत के साथ सारी उम्र एक छत के नीचे सोए तू उसको लौंडी समझे। कौन कह रहा है? ऐसा नहीं हो सकता, उसका हक है, उसका हक है, और ये हक उसको उसके कानून ने भी दिया है। हक आप दे, कड़ा बना के दोनों हक दे। हाय 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 48 घंटे की बात निकाल के वो हाय बड़ा ये क्या बात हो रही है, यानी वो तुम्हारी लौंडी तो नहीं है ना यार, कोई नहीं है, वो तुम्हारी घर की मुलाजमत नहीं, कोई भी नहीं है, तुम्हें तो बंदा भी तो मुलाजिम नहीं है सर, बंदा नहीं मुलाजिम, तो आप तो बना रहे हैं। नहीं निकल जाओ, गेट आउट 48 घंटे, गेट लॉस्ट फ्रॉम योर ओन हाउस। उस वक्त जब बदतमीजी करोगे, और जो औरत बदतमीजी करेगी फिर क्या होगा? तो आप कंप्लेंट, बच्चों में वायलेंस करेगी औरत, उस सारे बिल में मर्द और औरत का नाम कहाँ है? सिर्फ नहीं लिखा हुआ एग्रीड पर्सन से मुराद ही औरत है। नहीं, बिल में लिखा हुआ है, बिल में भी हुआ था ये बिल में लिखा हुआ है एग्रीड पर्सन इज ओनली वुमेन। मुतालबा करें कि एग्रीड से मुराद मर्द और औरत दोनों है। सर नहीं ना है उसमें, बायस हो गया ना, बायस नहीं, मुतासिब हो गया। बायस तो ये है कि आज बिल में लिखा हुआ है, एजेंडे पर ये बात थी नहीं और वो ले आए। बहरहाल इस्लामी निजाती काउंसिल, सलीम बुखारी साहब आपके आने से पहले कह चुके हैं घर के अंदर दाखिल होने की कोशिश है ये बिल, और ये लिखा हुआ है। नहीं, सलीम बुखारी साहब का एनालिसिस है कि घर के अंदर दाखिल होने की कोशिश है। सलीम बुखारी साहब, आपकी तो इतनी प्यार मोहब्बत है अपनी घरवाली से, नहीं वो जाती बात नहीं है, खुदा का खौफ करो, क्यों ऐसी बातें करते हो और क्यों वजह नज़ा बना रहे हो अपने घर में? वो आपसे प्यार करती है, मोहब्बत करती है। खान साहब कैसे इजाजत दे दूं मैं उसको कि वो मुझे मेरे घर से निकाल दे? यार अल्लाह के वास्ते कोई ख्याल करो यार। जब खराबी करोगे, पैदा हुआ है वो घर का हाकिम है, ओए हाकिम, घर का हाकिम दिया गया है इस्लाम की। हाय हाकिम, वो तेरी लौंडी नहीं है, वो तेरी दोस्त है, तेरी हमराज है, तेरी साथी अच्छी है। दोस्ती उठा के बाहर फेंक दे यार, हद हो गई। पुलिस को बुला रहे हैं। मैं तो तुम्हारे कानून वाले अदारों को अपने घर में घुसने नहीं दूंगा, जो मर्जी कर ले खान साहब आप। अच्छा हाँ सही बात, वो कह रहे जी पुलिस तो नहीं आ सकती सर। देयर यू हैव राइट, शायद लतीफ साहब के पास जाएंगे। देयर यू हैव राइट,
to challenge the authority of the state, you have a right to do it. शाहिद लतीफ साहब, इस बिल को लेकर आप एज अ सिटीजन ऑफ पाकिस्तान क्या सोचते हैं, और आपको लगता है कि जनरल जियाउल हक ने जो तबाही की इस दस्तूर की और इसके अंदर इस तरह की शिकें शामिल की कि आज हमें ये भुगतना पड़ा, जो इफ्तिखार साहब का एनालिसिस है? शाहिद लतीफ साहब, देखें, बात यह है कि जब भी आप कोई कानून बनाना चाहते हैं, पहले उसकी कुछ प्री रिक्विजिट्स हैं। क्या वो कानून बनाने से पहले आपको ये सारी चीज की खुलेआम डिबेट नहीं करनी चाहिए असेंबली में? क्या आपका ये फर्ज नहीं बनता कि पाकिस्तान वाकई इस्लामिक आइडियोलॉजिकल स्टेट है? क्या वो सारी चीजों को चेक करना हुकूमत वक्त का काम नहीं है? ये जो अभी तनकीद हो रही है, इस तनकीद को कम करने के लिए या खत्म करने के लिए क्या इसको डिबेट नहीं करना चाहिए था? यानी पहले कानून पास करो, लोगों को कंसल्ट न करो, उसके जो खद्दोखाल हैं उनको सही तरह से चेक न करो, और जब ये मामले शुरू हो जाएं तो फिर तो उसकी एक ऑपोजिशन बनेगी जो कि बन गई। इससे कता नजर कि वो ऑपोजिशन स्ट्रांग है या वीक है। सर, आपका अपना व्यू क्या है इस बिल पे? दूसरी बात, लतीफ साहब, आपका अपना बिल, आपका अपना मैं व्यू दे रहा हूं ना। जी। नहीं, मैं आपको पॉइंट ऑफ व्यू ही दे रहा हूं। अच्छा। मैं बिल्कुल इसके हक में हूं कि तशद्दुद जो किया जाता है वो गलत है, मगर ये क्या तरीका है जो अपनाने की बात की गई? मसलन कि औरत को आप कहते हैं जी वो शेल्टर होम्स में जाएगी। किधर है शेल्टर होम्स? आपने बना दिए? नहीं बनाए। 2 औरतें पहले ही आ गई सामने। यानी आप अपना होमवर्क भी नहीं करते, और चूंकि वहां पे एक फिल्म हमारी दिखाई जानी थी और आप दुनिया के सामने बड़े क्रेडिट लेना चाहते हैं कि देखिए जी ये हमने फिल्म भी बनाई, इसको ऑस्कर अवार्ड भी मिल रहा है। भाई वो मगरबी मामलात के तहत वो इन चीजों को ह्यूमन राइट्स की बेस पर जरूर देखें, हम भी देखें, और वहां पे इस चीज को बाकायदा एक हिट समझा जाता है कि इस तरह की बात आपने जाहिर कर दी। क्या मगरबी मुआशरे में कम कमजोरियां हैं? इसके ऊपर डॉक्यूमेंट्रीज बनती हैं। इसको ठीक करने के लिए आपके यहां अक्लमंदी होनी चाहिए। हम कहते हैं कि इस्लामी नजरियाती काउंसिल जो है उसको तो आज तक आपने जो है वो फाल नहीं होने दिया। लेकिन शाहिद साहब, इफ्तिखार साहब कह रहे हैं कि इस्लामी नजरियाती काउंसिल को लाना जियाउल हक का जो है सबसे बदनुमा कारनामा था। ये बदनुमा नहीं कहा, बुरा नहीं, क्यों बुरा कारनामा था? चलो बुरा, ये मुल्क जो है आपके आइन में लिखा हुआ है कि आपका जो सिस्टम ऑफ गवर्नेंस होगा वो कुरान और सुन्नत के मुताबिक होगा। इस्लामी लिखा हुआ है, कहां लिखा हुआ है? आइन बदल दे, कहां लिखा हुआ है? आइन बदल दे भाई, कहां लिखा हुआ है? आइन की इंट्रोडक्शन में है। कहां लिखा हुआ है? इब्तिदाइया में, यहाँ पे आइन के शुरू में लिखा हुआ है। यार मेरे दोस्त, ये जो सारा रौला है भाई, मेरे 100% लिखा हुआ है। अगर आप बोलते हैं इसको डिनाई ना करें, आप जो लिखा हुआ है उसको उसकी आप इंटरप्रिटेशन जो है उसको देख सकते हैं। नहीं, ये मेरी टर्न है ना बात करने की। चलो कंप्लीट होगी, खत्म। साहब आप रिस्पॉन्ड कर। बात ये है कि जो आप बात कर रहे हैं इसमें ये इब्तिदाइया जो है द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, इब्तिदाइया प्रीएम्बल जो है ये शामिल किया गया जियाउल हक के दौर में, पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। एक बात जो कि पहले कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा नहीं था, प्रीएम्बल था। अब जो दूसरी बात है कि इस्लाम टू बी द स्टेट रिलीजन, ये आर्टिकल 2 है। अब जब हम आर्टिकल 2 की बात करते हैं तो आर्टिकल 4 में एक बात लिखी है, किसी शख्स की जिंदगी, आज़ादी, जिस्म, शोहरत या जायदाद को कोई नुकसानदेह कार्रवाई नहीं की जाएगी मासवाए कानून की मुताबिकत में। जब एक औरत को थप्पड़ मारा जाता है, ठुड्डा मारा जाता है, उसको बालों से घसीटा जाता है, तो फिर ये आर्टिकल 4 उसको प्रोटेक्ट करता है। दैट इज माई। ठीक है सर, ये आपका पॉइंट बिल्कुल आ गया। सलीम बुखारी साहब, मुझे एक बात बताइए। सारी चीज डिस्कशन होनी चाहिए थी ना। बिल्कुल ठीक, ये डिस्कशन होनी चाहिए थी इस लॉ को पास करने से पहले। सलीम बुखारी साहब, ताकि सबको सेटिस्फाई करें, सब लोग आपके साथ चलेंगे, वरना यही होगा जो आज हो रहा है। बिल्कुल ठीक है जी। सलीम बुखारी साहब को मेरी आवाज आ रही है? जी आ रही है सर। इस बिल, अच्छा, मजहर अब्बास साहब ने भी हमें ज्वाइन कर लिया। सलीम साहब, मैं 1 मिनट में आपके पास जरूर आता हूँ। मजहर अब्बास साहब, बहुत वार्म वेलकम। हम बात ये कर रहे हैं कि जो तहफ़्फ़ुज़ ख़वातीन को लेकर जो बिल है, इस पर मजहबी तंजीमें एक तरफ हो गई है, इस्लामी नज़रियाती काउंसिल ने कैंसिल कर दिया, रिजेक्ट कर दिया है। आपके अपने नजदीक जो है ये कोई पंगा लेने की जरूरत थी गवर्नमेंट को इस टाइम पर, और ये बिल आपके नजदीक कॉन्ट्रोवर्शियल है, इसमें क्या आपको लगता है कि वाकई 2 कौमी नजरिए की नफी हुई है? व्हाट्स योर टेक मजहर साहब? कितना बड़ा चैलेंज है हुकूमत के लिए? देखिए कामरान, असल चीज़ ये है कि हम उन चीज़ों पे बहस करते हैं जिनको हमने पढ़ा ही नहीं होता।
जी। चीज ये नहीं है, कंट्रोवर्शियल तो हो गया है, जाहिर है कंट्रोवर्शियल हो गया। अगर दो राय आ गई हैं तो इसका मतलब है कंट्रोवर्सी तो एक बन गई है। अब इस कंट्रोवर्सी में हमें जाना चाहिए। एक असेंबली में एक बिल आया, उस असेंबली में ऑपोजिशन भी मौजूद है, उस असेंबली में गवर्नमेंट भी मौजूद है। अब अगर आप इस बिल को देखें तो उसको ऑपोजिशन ने भी उसे इंडोर्स किया है। ये नहीं है कि ऑपोजिशन ने उसे इंडोर्स नहीं किया है, ऑपोजिशन ने उसे रिजेक्ट नहीं किया है। मेरा ख्याल है इस पर, और काउंसिल ऑफ इस्लामिक आइडियोलॉजी ने भी मेरा ख्याल है जल्दबाजी की है। उन्हें इसको डिस्कस करना चाहिए और फिर उन्हें सिफारिशात भेजनी चाहिए। काउंसिल ऑफ इस्लामिक आइडियोलॉजी का काम ही सिफारिशात भेजना है। उन्हें वो सिफारिशात भेजनी चाहिए पंजाब असेंबली के, जी वो ये समझते हैं, और उनको फिर शिक वाइज बताना चाहिए कि जी इन शिकों, ये शिक जो हैं वो मुतसादिम हैं आइन से, वो चीज़ें बतानी चाहिए। हम एक इंटेलेक्चुअल डिबेट इस पर नहीं कर रहे। आप देख लें कि हमारे यहाँ ज़्यादातर लोगों ने जिन्होंने इस गुफ्तगू में हिस्सा लिया, इससे पहले भी पिछले 1-1.5 हफ्ते में, उनमें ज़्यादातर लोगों से जब ये पूछा गया कि आपने ये पढ़ा है, तो ज़्यादातर लोगों ने ये कहा कि हमने नहीं पढ़ा। अब मैंने अगर उस बिल को पढ़ा ही नहीं है तो मैं उस मदर साहब, लेकिन आप और मैं तो जो डिस्कशन कर रहे हैं ना इधर, मदर साहब आप और मैं तो पढ़ के कर रहे हैं डिस्कशन, मैं भी पढ़ा हुआ है, आई थिंक आपने भी पढ़ा हुआ है। मुझे सर ये बता दीजिए कि इसके ऊपर जो और क्रिटिसिज्म आ रहा है लार्जर, कि देखे ना वो चुनाव की फिल्म दिखा दी नवाज शरीफ साहब ने प्राइम मिनिस्टर हाउस में, लोगों ने कहा जी वेस्ट का एजेंडा है, एनजीओस का एजेंडा है, सेकुलरिज्म को फैलाने का एजेंडा है ये बिल, उसको एड्रेस करें जरा इस क्वेश्चन को। ये आपके नजदीक कितना बड़ा एजेंडा इसमें? नहीं, मुझे कामरान जो भी ये समझ रहा है जी, उसको चैलेंज करना चाहिए ना। कोर्ट्स अवेलेबल हैं, बिल्कुल सही। उसे जिन स्ट्रॉन्ग फुटिंग्स पे इस बिल की मुखालफत कर रहे हैं जो लोग, तो उनको चाहिए कि वो अदालत जाएं, इसको चैलेंज कर दें, और अदालत में अगर वो अदालत, जाहिर है आप हाई कोर्ट चले जाएं, सुप्रीम कोर्ट चले जाएं, उनसे कहें कि ये आइन के मुतसादिम है और ये नजरिया पाकिस्तान के मुतसादिम है, और अगर कोर्ट जो फैसला करे वो सबको काबिल कबूल होगा। बिल्कुल ठीक है। उसको किसी ने चैलेंज क्यों नहीं किया इसको? नहीं सर, चैलेंज कर दिया सुप्रीम कोर्ट में, चैलेंज कर दिया। सलीम बुखारी साहब, आप कुछ कहना चाह रहे थे? नहीं, चैलेंज सर कर दिया चैलेंज। मैं तो सिर्फ ये कहना चाह रहा हूं कामरान, और मेरा ये बड़ा हम्बल आर्गूमेंट है मेरे अपने सारे पैनल के साथियों के साथ, कि देखिए हुकूमत ने या तो बाकी सारे फंडामेंटल इश्यूज तय कर दिए हों, हल हो गए हों, बैठे बिठाए उन्होंने अचानक सोचा कि चलें जनाब अब लोगों के घरों में भी चलते हैं, बिजली मेरी सस्ती हो गई हो, मिल रही हो, कोई लोड शेडिंग ना हो, आटा मिल रहा हो सस्ता हो, कोई लोड शेडिंग ना हो, दुनिया में तेल की कीमतें कम है, हमारी कीमतों में 1 पैसे की कमी नहीं हुई है। बुखारी साहब एक बात बताइए सर, एक बात बताइए सर, एक बात बताइए, आपको ऐसा क्यों लग रहा है अगर एक औरत जो है, उन्होंने सोचा कि अब चलते हैं जनाब, जरा देखते हैं खवातीन की क्या हालत है। आपसे एक सवाल है बल्कि आपसे, कि आपको ऐसा क्यों लग रहा है औरत अगर तशद्दुद रिपोर्ट कर रही है मजिस्ट्रेट के आगे जाके या पुलिस के आगे जाके, तो वो अपने घर को एक्सपोज कर रही है दूसरों के आगे, आपको ऐसा क्यों लग रहा है बुखारी साहब? ये मुझे इसलिए लग रहा है कि ये बाकायदा, इसको आप समझें कि ये एक तरह की मेरी केस स्टडी है कि यूरोप में जब से 999 किस्म की चीजें आ गई हैं, घरों के फसाद और तलाकों की रेशो बढ़ गई है। जब आप एक अच्छे खासे सिस्टम ऑफ हाउस के अंदर जाके हुकूमत की रिट अंदर इंटरनली आप लॉन्च करने की कोशिश करेंगे, तो उसके नतीजे में स्प्लिट होगी, फसाद होगा। ये मेरा आर्गूमेंट नहीं है, ये दुनिया में केस स्टडीज है। मैं ये समझ रहा हूं कि पाकिस्तानी जैसे मुआशरे में या इस्लामी मुआशरे में घर का निजाम, घर का सरबराह चलाता है इन ऑल एस्पेक्ट्स। हम प्रैक्टिकली होकर सोचें इसको कि कौन कौन बंदा चाहेगा कि बेगम के फोन के ऊपर पुलिस बाहर आके खड़ी हुई हो आपको घर से 2 दिन के लिए निकालने के लिए। प्रैक्टिकल नहीं है। राइट से नॉट प्रैक्टिकल। अच्छा प्रैक्टिकल, जी मदर साहब। सलीम बुखारी साहब से मेरी वो है, सलीम बुखारी साहब, इस मुल्क में जागीरदारी निज़ाम के खिलाफ तो कोई बोलता नहीं है। कबायली निज़ाम को तो किसी ने गैर इस्लामी नहीं करार दिया। जागीरदाराना निज़ाम के खिलाफ किसी एक पार्टी का आप बता दें जो लोग इसकी मुखालफत करें कि उन्होंने जो चीज़ आपके बुनियादी हुकूक को ख़त्म कर रही है, जो चीज़ आपके पूरे एक सिस्टम को ख़त्म करती है, चाहे वो सरदारी निज़ाम हो, चाहे वो कबायली निज़ाम हो, चाहे वो जागीरदाराना निज़ाम हो, हम उसके खिलाफ बात नहीं करते। उसमें क्या औरत को तो छोड़ें, क्या मर्दों को हुकूक हासिल हैं? क्या उन अपने 80% आबादी आपकी जहाँ रह रही है, उन किसानों को कोई हुकूक हासिल हैं? उन मजदूरों को कोई हुकूक हासिल हैं?
हम एक ऐसी डिबेट में चले गए हैं। मदर अब्बास, ये मैं बिल्कुल, आपने बिल्कुल ठीक से इशारा किया है। मैंने भी अपनी गुफ्तगू में ये कहा था कि क्या हुकूमत ने बाकी के सारे काम ठीक कर लिए हैं जो उनको सूझा कि अब घरों में भी चले। जो सरदारी निजाम है, जो वडेरा निजाम है, उसके खिलाफ आप भी हमेशा बात करते हैं। सलीम साहब भी करते हैं। बुखारी साहब ये एक और बहस है, जो मुखालफत कर रहे हैं वो नहीं। बुखारी साहब ये एक और बहस है कि क्या बाकी निजाम दुरुस्त हो गया। वेरी गुड, वेरी गुड। लेकिन सवाल है कि क्या इस्लामी नजरियाती कौंसिल ने बाकी तमाम खराबियों के बारे में कोई ऐसी तजावीज दे दी जिससे मुल्क की बेहतरी हो गई हो। मसलन सूद ये जो कह रहा है, बात ये है कि ऐसा मत करें। ठीक कह रहे हैं आप। आइन के अंदर सही लाइन में आर्गुमेंट है आपका। देखें, आइन के अंदर जो चीज है, प्रॉब्लम जो है आपकी और हमारी, खासतौर पे जो मेल शेविनिस्ट हैं हम, हमारी एक प्रॉब्लम है, हम जिन्स की बुनियाद पर कोई इम्तियाज नहीं किया जाएगा। ये आर्टिकल 25 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है। जरूर सर, जरूर सुने, आर्टिकल 25 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, इसमें जिन्स की बुनियाद पर कोई इम्तियाज नहीं किया जाएगा। हम इसको नहीं मानते। हम कहते हैं वी आर द आई एम मेल एंड नो फीमेल इज बीइंग टॉलरेटेड इन द सोसाइटी, शी इज सब्जेक्ट टू आवर ऑर्डर्स। ये क्या है? तो फिर इस कॉन्स्टिट्यूशन में जो लफ्ज लिखा है कि जिन्स की बुनियाद पर कोई इम्तियाज नहीं किया जाएगा। मैं एक चीज पूछ लूं, एक चीज मैं आ रहा हूं शायद, अब जिन्स की बुनियाद पर नहीं किया जाएगा। अब मैं आपको पढ़ के सुना रहा हूं, उस बिल में जिन्स की बुनियाद पर किस तरह किया गया है। मुतासरा शख्सियत से मुराद ऐसी खातून, सिर्फ ऐसी खातून। मैंने एग्री कर लिया, मैं वो दे रहा हूं सर, मैंने एग्री कर लिया ना। ये गलत है ना सर? ओ भाई, मैं तो तेरे से इत्तेफाक कर लिया ना। 22 नहीं हो गया। मैंने तेरे से इत्तेफाक कर लिया कि यहाँ पे लफ्ज दोनों लिख दिए जाए, खत्म हो गई बात। बल्कि तीनों लिख दी जाए। तीसरा कौन सा? अर्जेंट साहब कुछ कहना चाह रहे हैं आप? जी नहीं, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि ये जो मिसालें हम दे रहे हैं ना, मसलन इस्लामिक आइडियोलॉजिकल काउंसिल जो है, हम ये कह रहे हैं कि उसने आज तक क्या कर लिया, उसको कुछ करने नहीं दिया आपने। अच्छा, जब तक आप इसको एक्सेप्ट नहीं, और आप ये कह रहे हैं कि चूंकि जनरल जिया ने ये मामला स्टार्ट किया था लिहाजा हम इसको कुछ नहीं करने देंगे, तो फिर उसको बंद करें। यानी वो मौजूद भी है, जनरल जिया कितना अर्सा इक़्तिदार में रहे? 11 साल। कितने साल जनरल मैं ये नहीं कह रहा, ये बहस नहीं है। नहीं, बहस है। आप प्लीज मुझे बात अपनी आर्गुमेंट दे लेने दें, मुझे अपनी आर्गुमेंट दे लेने दें। एक नई बहस शुरू कर दी, बोल लें। आपने एक नई बहस शुरू कर दी यार। आपको बात ही नहीं कर, यानी आप चाहते हैं पूरे प्रोग्राम में आप बात करें। ये मेरी बात सुने, आप सुने जरा। आप मेरी बात नहीं सुनना चाहते हैं? आपकी कैसे सुनूं? ये टाइम मुझे मिला है ना शाहिद साहब, प्लीज। ये टाइम मुझे मिला है कि मेरी बात सुनने की। चले शाहिद साहब, सवाल है ज़ियाउल हक ने 11 साल में क्यों नहीं? मैं ये कह रहा हूं देखें, बात सुने, मैं ये कह रहा हूं ज़ियाउल हक साहब के बाद आई ना हमारी जो सियासी हुकूमतें आई ना, आपको नजरियाती, इस्लामी नजरियाती काउंसिल से इख्तलाफ था, इसको खत्म कर दें। किसी ने किया? बात यह है कि जब आप एक ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं, उसके साथ आप चल रहे हैं, इस्लामी कॉन्सेप्ट यहां पे आइडियोलॉजी का इस मुल्क में चलना चाहिए, जो कि लिखा हुआ भी है। अगर वो भी गलत था तो आइन बदल देते। आपने किसी ने बदला। शाहिद साहब एक बात है, शाहिद साहब मैं आपसे ऐसे ही है। शाहिद साहब बात यह है कि जनरल ज़ियाउल हक साहब ने अपने दौर के अंदर फिल्मों को बैन किया और उनके घर के अंदर शत्रुघ्न सिन्हा आया करते थे। इससे बड़ी मुनाफिकत कोई हो सकती है इस्लाम के नाम पे? ठीक है, गलत है। उन्होंने शरीयत को नाफिज किया। सर सुन तो लेना सर, तो मैं ये तो कह रहा हूँ जिन्होंने इसमें शिकन डाली वो तो खुद बायस्ड है। उन्होंने सूदी निजाम के लिए क्या किया? पोस्ट ऑफिस में सूद चलता रहा, शरीयत के नाम पे सूद चलता रहा, पर मैं ये मुल्क के मजहब के साथ खिलवाड़ हुआ। हमें डिफेंड ही नहीं करना चाहिए इस बात को, तो अगर उनको डिफेंड नहीं करना चाहिए शख्सियत को। नहीं, मैं डिफेंड नहीं कर रहा। आप नहीं, आप मेरी बात गलत समझ रहे हैं। मैं किसी आदमी को डिफेंड नहीं कर रहा। मैं कह रहा हूं कि आपके निजाम में ये चीजें जब डाली गई, अगर ये गलत थी तो कितनी हुकूमतें आई, इसको निकाल दें। सर हम तो 11 साल की पहले बात करेंगे जिन्होंने इनकॉर्पोरेट किया, होने दिया। अच्छा चले, मजहर अब्बास साहब ये मुझे बताइए, नहीं क्या नैब भी गलत है? आपने नैब को इफेक्टिव आज तक होने दिया? शायद साहब पहले तो 11 साल का हिसाब दे रहे हैं, उसके बाद बाकियों का हिसाब लेंगे 1.5 साल का भी। 11 साल का तो हिसाब कोई दे। वो जी 11 साल के हिसाब नहीं, आप शख्सियात में चले जाते हैं। मैं नहीं जा रहा, आप जा रहे हैं। देखें, पाकिस्तान की फौज जनरल ज़ियाउल हक से बहुत बुलंद है और बियॉन्ड है। आप शख्सियत ये चीजें, आप शख्सियत बात कर रहा हूं। फौज जनरल याहिया भी नहीं है, जनरल मुशर्रफ भी नहीं है, फौजी तो वो भी बेचारे जो शहीद हुए बॉर्डर्स के ऊपर। ये बड़ी लंबी डिबेट है। मजहर अब्बास साहब, इस्लामी नजरियाती काउंसिल का होना
इस बात की दलील है कि आप कोई कानून कुरान सुन्नत के खिलाफ नहीं बना सकते। आपकी जमहूरी हुकूमतों ने, शाहिद लतीफ साहब सही कह रहे हैं, इसके बारे में कुछ नहीं किया, उसको एक्सेप्ट किया है, तो आपको भी एक्सेप्ट करना पड़ेगा। व्हाट इज द प्रॉब्लम? नहीं, देखिए, एक तो सीसीआई जो है वो सिफारिशात करती है ना। सिफारिश का मतलब ये पार्लियामेंट उसे कबूल करे या नहीं करे, ये पार्लियामेंट के ऊपर होता है ना, क्योंकि वो एक एडवाइजरी बॉडी है। और बदकिस्मती से नैब को भी मुख्तलिफ शक्लों में पोलिटिसाइज किया गया, सियासी तौर पे सियासी मुखालफिन के खिलाफ इस्तेमाल किया गया, और सीसीआई को भी पोलिटिसाइज किया गया। आज जो सीसीआई के चेयरमैन है वो कौन है? उनका ताल्लुक एक सियासी जमात से है ना। जी जी, तो वो उसको डीपोलिटिसाइज होना चाहिए, उसको रिफॉर्म्स करना चाहिए सीसीआई को, उसमें इस्लामिक स्कॉलर्स को भी शामिल करना चाहिए, उसमें मुख्तलिफ शेड ऑफ जिनको मज़ाहिब पर उबूर हासिल हो उनको उसका हिस्सा होना चाहिए, और उसको किसी भी तरीके से पॉलिटिकल माइलेज के लिए यूज नहीं होना चाहिए। जाहिर है, अगर कोई मेरा किसी सियासी जमात से ताल्लुक है और मैं किसी इंस्टीट्यूशन को हेड करूंगा तो एक नेचुरल है कि मेरा झुकाव उस तरफ होगा, ये तो वो चीज आपको कंट्रोवर्शियल बन जाती है। हमने इनको मिसयूज किया। मैं किसी को वो नहीं कर रहा। हाँ जी, मैं किसी को वो नहीं कर रहा। मैं तो सिर्फ ये आपसे ये बात कह रहा हूं कि नवाज शरीफ साहब के जमाने में एहतसाब ब्यूरो था, उसे अपोजिशन के खिलाफ इस्तेमाल किया गया। उससे पहले ज़ियाउल हक साहब ने जो है वो सियासतदानों में रिश्वत का रिवाज कायम किया। उसके बाद जो सारी सूरत हाल रही, सियासी जमातों ने मुनाफकत का काम किया। इसको रिफॉर्म्स करने की जरूरत है, डिबेट करें। अगर उसको आपने वाकई एक अच्छी और मोतबर बॉडी बनाना है, बिल्कुल ठीक है सर, उसके लिए आपको रिफॉर्म्स करने पॉइंट आपका आ गया। एक ब्रेक के लिए कहा जा रहा है काफी देर से। काम सिर्फ सिफारिश का पार्लियामेंट क्रॉस द बोर्ड। सही, ठीक है जी। ये एक बहुत बड़ा सवाल है कि जब ये करारदाद मकासिद दस्तूर का हिस्सा है तो ये तो एक बहुत बड़ी डिबेट है कि सिर्फ एडवाइजरी हैसियत है या वाकई इंप्लीमेंटिंग हैसियत भी है इसकी इम्प्लीमेंटेशन की। ब्रेक लेंगे, वापस आते हैं शो में। वेरी वार्म वेलकम बैक। एक तो मैं थोड़ी तस्हीह कर दूं कि जो इस्लामी निज़ाती कौंसिल हम ये कह रहे हैं ज़ियाउल हक साहब के दौर में, लेकिन ये भुट्टो साहब के दौर में बनाई गई थी। ये सर तस्हीह जरा मैंने कर दूं, इख्तियारात जो दिए गए जी। तो सलीम बुखारी साहब बेसिकली बड़ी कंफ्यूज है, हम हर चीज को कंट्रोवर्शियल कर देते हैं। वो बेचारी मलाला यूसुफजई थी, उसको कंट्रोवर्शियल कर दिया। अभी वो चिनाई ने बेचारी ने ऑस्कर अवार्ड जीता, उसके ऊपर कॉलम दर कॉलम है कि पाकिस्तान का अगली फेस दिखा दिया। अब ये बिल पास हुआ है तो हुकूमत के खिलाफ जो है वो एक और एजेंडा शुरू हो गया जी, सेकुलरिज्म है, अमेरिका की आकाकशी कर रहे हैं, आका परस्ती कर रहे हैं। सर ये क्या हो रहा है इस मुल्क में बुखारी साहब? देखें कामरान, आपकी बात ठीक है, इंटरप्रिटेशन हर चीज की आप करने बैठेंगे तो आपको कोई ना कोई सूरत हाल इसमें से निकल आएगी। द वे मलाला वाज प्रोजेक्टेड, उसके भी बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं। कोई कहानी उसकी शुरू करता है जब उसके ऊपर अटैक हुआ था, कुछ लोग अभी भी हकायक रिकॉल करके कहानी उस वक्त शुरू करते हैं जब उससे 2.5 साल पहले वो अमेरिकन एम्बेसी के लोगों के साथ और ब्रिटिश एम्बेसी के लोगों के साथ बैठ के एक डॉक्यूमेंट्री बना रही थी, वो भी पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल होनी थी। चुनाव की दोनों फिल्में देख ली आप, वो सब कुछ आपके सामने है। मगर ये चूंकि इस वक्त मौजूद नहीं है, इस पर बहस नहीं हो सकती। मैं सिर्फ आपसे 2 बातें डायरेक्ट करना चाहता हूँ। एक तो ये कि मैंने पहले अपनी गुफ्तगू के आगाज में कहा था कि इस्लामी नज़रियाती काउंसिल वॉज क्रिएटेड इन 1973 कॉन्स्टिट्यूशन, जब ये बना था, और इसकी मुद्दत तय थी कि 10 साल के बाद ये ऑटोमेटिकली डिसॉल्व हो जाएगी। उसके बाद से कोई अमेंडमेंट ने आके इसको दोबारा नए सिरे से लाइफ दी है या नहीं दी, इट्स ए क्वेश्चन दैट नीड्स टू बी प्रोब्ड। अब आ जाइए इस बिल की तरफ। देखिए, इस बिल को हम क्यों कह रहे हैं कि ये किसी न किसी को प्लीज करने के लिए या पाकिस्तान का एक सॉफ्ट इमेज जो है वो बाहर पेंट करने की कोशिश है। मुझे आप ये बताइए, मैं आपसे पूछता हूं और अपने सारे पैनलिस्ट से भी, कि कहां इस्लाम में ये लिखा हुआ है कि अगर औरत चाहेगी तो वो आदमी को 2 दिन के लिए निकाल देगी? कहां ये लिखा हुआ है कि वो एक ब्रेसलेट पहनेंगे जो एक ट्रैकर का काम करेंगे? और खुदा के वास्ते आप इस्लाम का क्यों मजाक उड़ा रहे हैं भाई? इन द नेम ऑफ इस्लाम वी शुड नॉट डू दीज पैटी थिंग्स। ये मैं बिल्कुल कन्विक्शन के साथ कह रहा हूं। मैं तो फिर ये कहता हूं कि बाबा खुदा के वास्ते पहले आप मेन मसाइल जो हैं जिसकी वजह से ये सोसाइटी डिके कर रही है उनको तय कर लीजिए। जैसा मजर ने कहा, बिल्कुल ठीक कहा कि इस हुकूमत ने सरदारी निजाम के लिए क्या किया, इस हुकूमत ने वडेरा कल्चर के लिए क्या किया, इस हुकूमत ने पुलिस का कल्चर वीवीआईपी कल्चर खत्म किया। नहीं तो सर आपके ख्याल में सलीम साहब तो ये घरों में घुसने की क्या जरूरत है? खुदा के वास्ते ऐसा कानून फिर क्यों लेके आए आपके नजदीक? क्या मसला होगा? नवाज शरीफ साहब की क्या मजबूरी थी? बिला वजह चिंगारी को हवा देना किसी ने नहीं कहा था उनको, क्यों लेके आए आपके ख्याल में? क्या वजह हो सकती है? क्या इसका? देखिए, यहाँ पर मुख्तलिफ किस्म की इंटरप्रिटेशंस हैं।
कोई कह रहा है अपना फलां ऐप छुपाने के लिए, चूंकि नैब का इस वक्त चल रहा है बड़ा जबरदस्त, एक नई कंट्रोवर्सी खड़ी कर दी है उन्होंने, पूरी अपोजिशन भी उसमें लग गई, पूरा मीडिया भी अब लगा हुआ है उसके अंदर, कोई कुछ कह रहा है कोई कुछ कह रहा है। मैं ये कह रहा हूं मुझे इससे गरज नहीं है कि इसकी क्या वजह थी, इसका क्या जवाब था। मेरा आर्गूमेंट सिर्फ ये है कि खुदा के वास्ते एक घर रह गया जो एक सेंक्टिटी है, जिसका निजाम इस्लाम में भी तय है, जिसका निजाम हमारी ट्रेडिशन और कस्टम्स में तय है, उसको छोड़ दें अल्लाह के वास्ते। वरना आप देखिएगा ये कानून अब चुके बन चुका है। ठीक है सर, ये पॉइंट आ गया आपका, बिल्कुल ठीक है। आप जरा देखिएगा इसके अंदर आगे आगे होता क्या है। मदर साहब आपसे मैं आप कुछ कहना चाह रहे हैं, मैं फिर सवाल पुट कर रहा था आपसे, आप कुछ कहना चाह रहे हैं तो प्लीज। नहीं, मैं सिर्फ बुखारी साहब की बात में ये इजाफा करना चाह रहा हूँ कि इस बिल को एक तरफ रख दें, ये एक्ट बन गया है, ये चैलेंज हो गया है, अब सुप्रीम कोर्ट जो भी फैसला करेगी वो ज़ाहिर है कानून के हिसाब से हम सब के लिए काबिल कबूल होगा, सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतज़ार करना चाहिए। पहली चीज़ तो ये। दूसरी चीज़ ये, इस एक्ट से पहले कितने क्या जो औरतों के साथ हो रहा था इस मुल्क में या हो रहा है इस मुल्क में, उसके लिए कितनी आवाज़ें उठी हैं, मुझे ज़रा बताएं तो। जो लोग इसकी मुखालफत कर रहे हैं वो बिल्कुल उनकी मुखालफत जायज़ होगी, और उन्होंने उन्हीं में से कुछ लोगों ने चैलेंज भी किया। और साहब ये मुख्तारा माई केस पे पूरे मीडिया ने आवाज उठाई थी, आपको याद होगा, और एंड में पता चला कि वो झूठ था। नहीं, मैं देखें, हम फिर एक आध वाक़े की, सलीम बुखारी साहब, शाहिद लतीफ़ साहब, इफ्तिखार साहब, इस मुल्क के देहातों में, इस मुल्क के 80% जहां हमारी आबादी रहती है, क्या हम इस चीज को डिनाई कर सकते हैं? और इवन अर्बन एरियाज में मुझे भी इतना प्यार, क्या खवातीन के साथ, बच्चों के साथ यहाँ जुल्म सितम नहीं होते उस तरह के? और उनके खिलाफ मुझे बताइए, मैं सिर्फ हुकूमत की बात नहीं कर रहा, सियासी और मजहबी जमातें, जरा बताएं तो कितनी आवाजें उठी हैं उनके खिलाफ, और इसी जोर शोर से ये आवाजें उठी हैं या नहीं उठी हैं, उसके हवाले से किसने क्या कानून साजी की है और क्या की। तो ये बुनियादी चीज यही है कि ये बिल्कुल इसमें दो राय हैं, इस वाज़े तौर पे दो राय आई हैं। एक पंजाब असेंबली की ने एक्ट बनाया है, और एक वो लोग हैं जो इसको खिलाफ आइन और खिलाफ आइन समझते हैं। तो अब मेरा ख्याल है हमें वेट करना चाहिए सुप्रीम कोर्ट का इसके हवाले से। लेकिन वो शायद मौलाना फजल रहमान और मजहबी जमातें वेट ना करें, वो तो अलायंस बना ली उन्होंने, और नहीं, लेकिन देखो कामरान, देखें इस मुल्क में शरीयत कोर्ट जो बनाई गई है, इस मुल्क में शरीयत कोर्ट में जो जजेस भेजे जाते हैं, आप जरा लॉयर्स वगैरह से जाके पूछे, उन्हें बतौर सजा के तौर पे भेजा जाता है। उसमें शरीयत कोर्ट का मतलब ये, शरीयत कोर्ट में अगर किसी जज का ट्रांसफर हो जाता है तो इसका मतलब ये कि उसको साइडलाइन कर दिया गया है। तो हमारी यहाँ चीजें सही मानों में इससे एक और सवाल उठा रहा हूं, नेशन ग्रो ही नहीं कर सके हैं। बिल्कुल ठीक है। शायद लतीफ साहब, और उसके बाद इफ्तिखार साहब के पास आऊंगा। शायद लतीफ साहब, नवाज शरीफ साहब एज अ प्राइम मिनिस्टर जो तमाम चीजों को कमांड कर रहे हैं, ख्वाह वो प्रोजेक्शन हो, ऑस्कर पे जो हमारी फिल्म गई पाकिस्तान की, हिट हुई और उस पर ऑनर किलिंग पे लेजिस्लेशन लेके आ रहे हैं, या पंजाब असेंबली का ये बिल है बड़ा जबरदस्त, या वो कहते हैं पाकिस्तान को लिबरल बनाना है। नवाज शरीफ साहब जो 90s के नवाज शरीफ साहब है, जिनके मतलब ऑपोजिशन कहती थी कि वो चीज़ों को रेडिकल करना चाहते हैं, अमीरुल मोमिनीन बनना चाहते हैं, आज के नवाज शरीफ साहब आपके ज़हन में क्या इमेज है, क्या पोर्ट्रे करते हैं? प्रोग्रेसिव हैं, लिबरल हैं, सेकुलर? व्हाट इज योर टेक आफ्टर ऑल दिस डिस्कशन ये जो चल रही है उनके ऊपर? शायद लतीफ साहब। मेरा ख्याल है जी, नजरियात से हटकर उन्होंने अपना एक मैंडेट खुद को दे रखा है। ये नजरियाती मामलात की मैं इसमें तर्जुमानी हरगिज नहीं देख रहा। मैं ये देख रहा हूँ कि आज की जो हुकूमत है उसको आइंदा के लिए वोट चाहिए। ये जो आप अभी सवाल कर रहे थे ना कि खवातीन के बारे में यकदम ये लहर क्यों, ये वोट बैंक बढ़ाने वाली बात है। आपको याद होगा इससे पहले तालिबान के साथ जो कुछ किया गया, क्या उसके ऊपर इंटरप्रिटेशन नहीं थी कि मौजूदा हुकूमत तालिबान के लिए एक नरम गोशा रखती है? और क्या आज भी हम नहीं कहते कि साउथ पंजाब में जो इतने सारे दहशतगर्द वहां पे हैं उनके खिलाफ एक्शन नहीं लिया गया? क्या यह भी वोट बैंक बढ़ाने का एक सिलसिला है? और हम उनके साथ मुज़ाकरात में कम से कम साल 1.5 साल हमने ज़ाया किया, और क्या हुकूमत की तरफ से उस वक्त बातचीत ये नहीं होती थी कि इनके साथ मुज़ाकरात चलाए रखें? एक वक्त आ गया जब हमें अल्टीमेटली ऑपरेशन करना पड़ा और वो फौज ने इनिशिएट किया, लिहाजा हुकूमत को भी आपके नजदीक औरतों का वोट बैंक लेने की कोशिश है आज के जमाने में। बिल्कुल ठीक जी, मतलब ठीक से बोला आप। ये नजरियाती मामलात पर इनका फोकस नहीं है, इनका फोकस जो है जाती मफाद की तरफ है। आ गया जी पॉइंट, ये नजरियात से इसका ताल्लुक नहीं है। बिल्कुल ठीक है। इफ्तिखार साहब, आज के नवाज शरीफ साहब क्या लग रहे हैं आपको?
मुझे बिल्कुल इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर लग रहा है। नहीं नजरियाती तौर पे लोग जिसने करोड़ों वोट लिए हैं, नहीं सर नहीं वो, और जो वो बेहतर समझ रहा है पाकिस्तान के लिए वो कर रहा है, और सही कर आपको क्या बुराई लगती है उसमें? मैं आपसे आप सवाल मुझसे पूछे ना कि ये बुरा काम किया, ये बुरा काम किया उसने, मैं उसका केस डिफेंड करूंगा। आई विल बी ए डेविल्स एडवोकेट। आपको इफ्तिखार साहब ये बुरा काम किया, अभी बताया शायद लतीफ साहब लोग कह रहे हैं कि वोट बैंक हासिल करने के लिए कौन सा वोट बैंक जो ऑलरेडी 1.25 करोड़ से ज्यादा है, तो और डबल करना चाह रहे होंगे। ओ यार क्या कहते हैं 2.5 करोड़ वोट देके क्या कर रहा खुदा का भाई, ये पॉइंट ऑफ व्यू है ना, आप उसको आप कह रहे जवाब देना। मैं नहीं मानता उस पॉइंट ऑफ व्यू, मैं नहीं मानता उस पॉइंट। आप क्यों नहीं देखते कि रूस के साथ आपके तल्लुकात कैसे हैं? आप क्यों नहीं देखते आपके चाइना के साथ तल्लुकात कैसे हैं? आप क्यों नहीं देखते कि अफगानिस्तान में आप रोल प्ले कर रहे हैं? आप क्यों नहीं इंडिया के साथ आपके तल्लुकात बिल्कुल दुरुस्त है? सिक्योरिटी नहीं दे रही हमारी टीम को इंडिया। नहीं वो तो चले देखें, इंडिया में और पाकिस्तान में दोनों के साउथ ब्लॉक एक जैसे रवैये के हमल हैं, और इसमें कोई नई बात नहीं है। जितनी किताबें आप पढ़ेंगे ना, अगर बहुत जरूरी है तो बरखा दत्त की किताब पढ़ लो, तो बरखा दत्त की किताब में पढ़ता है वो हमें ताना मारती है फौज का। खुद बरखा दत्त ने अपनी फौज के बारे में लिखा है कि कितनी स्ट्रांग और पावरफुल है और कितनी इन्फ्लुएंशियल है ऑन दी सिविल एडमिनिस्ट्रेशन। मार्च भी कर रही थी वो, तो बहस नहीं जाते। बात यह है कि अब तक क्या बुराई है, और अगर 2018 में जैसा वो कहते हैं कि हम बिजली ले आएंगे, और अगर बिजली ले आती है, पहिया चल जाता है, जॉब आ जाती है, तो प्रॉब्लम क्या है? जीत जाएंगे नवाज शरीफ साहब। मैंने लफ्ज जीतने का नहीं, आपने सवाल पूछा है नवाज शरीफ के रवैये के बारे में। वो कहते हैं कि नजरिया से बदल गया, उनके नजदीक अल्लाह जाने नवाज शरीफ का नजरिया क्या था। मेरे नजदीक नवाज शरीफ मेरे नजदीक नवाज शरीफ का नजरिया एक स्ट्रॉन्ग पाकिस्तान, पाकिस्तान था। क्या नजरिया था जो बदल गया? नहीं, मैं तो पाकिस्तान नहीं, मैंने तो शुरू में कह दिया कि नजरियाती जो मामलात हैं पाकिस्तान के बारे में, वो तो मैंने शुरू में ही कोट कर दिया। नहीं सर, मैं कह रहा हूं आपके ज़हन में नवाज शरीफ साहब का क्या नजरिया था कि वो क्या है जो चेंज हो गया है? नहीं, नजरिया मैं ये नहीं कह रहा चेंज, मैं ये कह रहा हूं कि आज जो हालातों वाकयात हैं उसके मुताबिक मैं ये देख रहा हूं कि जो अप्रोच है वो नजरियाती नहीं है। मैं ये देख रहा हूं कि आज की जो अप्रोच है वो नजरियाती क्या अप्रोच है वो ये है जी, वो क्या थी पहले? नजरियाती थी क्या? मैं मतलब नहीं, कौन सी नजरियाती अप्रोच थी? यानी ये तो हकीकत है ना कि नवाज शरीफ जो है वो प्रोडक्ट किसके हैं? जनरल ज़िया के प्रोडक्ट है। अच्छा, आप कह रहे हैं वो अप्रोच नहीं रहे कम अज कम उनके साथ। ठीक है सर, ठीक है सर, नहीं मैं ये नहीं कह रहा, मैं ये नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूं कम अज कम उस वक्त जो स्टार्ट था वो तो उन्हीं की अलाइनमेंट। बिल्कुल ठीक है सर, लेकिन वो एवरीवन हैज द राइट टू ग्रो, उसको फॉलो करें। मैं कह रहा हूं लतीफ साहब, हाँ, मैं कह रहा हूं कि आप हर चीज को डिस्कस करें। बिल्कुल ठीक है सर, बट पीपल हैव अ राइट टू ग्रो। पार्लियामेंट में, असेंबली में, बिल्कुल ठीक है। हाँ ठीक है, ब्रेक टू ग्रो, मगर इस राइट टू ग्रो में ओवरबोर्ड ना जाएं आप। जी मदर साहब क्विकली कह दे, कुछ कहना चाह रहे हैं तो ब्रेक लेनी फिर मैंने। जी कामरान, मैं सिर्फ इतनी बात कह रहा हूं कि मियां नवाज शरीफ साहब का नैरेटिव तब्दील नहीं हुआ, पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट का नैरेटिव तब्दील होता नजर आ रहा है। वो कल भी पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट के नैरेटिव के साथ थे, वो आज भी पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट के नैरेटिव के साथ है। इस्टेब्लिशमेंट का नैरेटिव हमें तब्दील होता नजर आ रहा है, इसलिए हमें ये लग रहा है कि शायद नवाज शरीफ एक मॉडर्न फेस लेकर सामने आ रहे हैं। वेरी गुड सर, इसका मतलब पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट जो है वो बहुत ही प्रो लिबरल हो रही है। इस कानून में भी इस्टेब्लिशमेंट को डाल दें आप। ब्रेक लेंगे जी, हद है। ब्रेक लेंगे। वक्त की बड़ी किल्लत है, लेकिन जो इसका खुलासा निकालूं आज के प्रोग्राम का वो ये है कि नवाज शरीफ साहब का नैरेटिव अगर चेंज हुआ भी तो है तो वो शायद एस्टेब्लिशमेंट के साथ साथ चेंज हो गया है, नथी साथ ही हुए इकट्ठे। वो चेंज तो ये भी चेंज जो हमारे आधे पैनलिस्ट ने कहा है। कल तक के लिए इजाजत।